हेलो बच्चों, नागरिक शास्त्र की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है आप लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे, अपने हाथ बार बार धो रहे होंगे और बाकी लोगों से मिलना जुलना कम होगा। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। कल की कक्षा में हमने ये देखा था कि नागरिक शास्त्र का पूरा पाठ्यक्रम कितने खंडों में विभाजित है और किन किन खंडों से कितने नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग अध्याय 1 शुरू करते हैं। इस अध्याय का नाम है शीत युद्ध का दौर। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है और आगे की कक्षाओं में भी हम इन पर चर्चा करते रहेंगे। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं इस अध्याय को। इस अध्याय की शुरुआत होती है दो विश्व युद्धों से। एक प्रथम विश्व युद्ध है और दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर के 1918 तक और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक। ये ध्यान में रखना है आपको, दोनों ये वर्ष सहित, और ये आपसे बहुविकल्पीय प्रश्नों में अथवा अति लघुत्तरीय प्रश्न में ये पूछे जा सकते हैं कि दोनों विश्व युद्ध कब कब हुए। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ दो पक्षों के बीच। एक पक्ष कहलाता था मित्र राष्ट्र और दूसरा पक्ष कहलाता था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में शामिल था अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, जबकि धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। ये जरूरी नहीं कि ये तीन ही राष्ट्र, पर नेतृत्व इन तीन राष्ट्रों के हाथ में था और जबकि मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व इन चार राष्ट्रों के हाथ में था। इस तरह से ये विश्व युद्ध दो पक्षों के बीच में था और यही विश्व युद्ध शीत युद्ध का एक तरह से पूर्व संध्या थी। ये शीत युद्ध शुरू ही हुआ इस विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वाकई में। और शीत युद्ध का इस विश्व युद्ध का परिणाम क्या रहा? 2 जुलाई 1945 को जर्मनी हारा। इटली 10 जुलाई 1943 को पहले ही हार चुका था। जापान किंतु इस विश्व युद्ध में हार नहीं मान रहा था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया। इसके बावजूद भी जापान ने हथियार नहीं डाले और अंततः उसे 9 अगस्त 1945 को उस दूसरे सबसे बड़े शहर नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। इससे जापान की कमर टूट गई और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। आपको ध्यान में रखना है कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का एक कोड नाम दिया गया था लिटिल बॉय, जबकि नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नाम था फैट मैन। ये दोनों भी आपसे अतिलघुत्तरीय प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई और बस यही कहानी शुरू होती है शीत युद्ध की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इन तस्वीरों के माध्यम से जान सकते हैं कि जो ये तस्वीर हिरोशिमा की उस समय की है जब उस पर परमाणु बम गिरा दिया गया था और उसके बाद जो शहर की तस्वीर थी। इन तस्वीरों के माध्यम से परमाणु विध्वंस की भयंकरता को देख सकते हैं। ये तस्वीर है आपकी हिरोशिमा शहर की। आप देख रहे होंगे इन तस्वीरों की पूरा का पूरा शहर एक तरह से खाक हो चुका है, जल चुका है और कुछ बचा नहीं है। तो परमाणु बम की ताकत इतनी होती है। इसी परमाणु बम ने वाकई में दो राष्ट्र, जो बड़े राष्ट्र थे, एक तरफ अमेरिका और एक सोवियत संघ, दोनों के बीच में मतभेद पैदा कर दिए। अभी आगे हम लोग इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। इस द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ, इन चीज़ों पर आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध ने क्या किया? सबसे पहली चीज यूरोपीय सर्वोच्चता की समाप्ति कर दी। यूरोपीय सर्वोच्चता का क्या मतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन और फ्रांस सारी दुनिया का नेतृत्व इन दोनों राष्ट्रों के हाथ में था। यहाँ अन्य राष्ट्र जैसे ऑस्ट्रिया हुआ, जर्मनी हुआ, एक तरह से मजबूत राष्ट्रों की श्रेणी में आते थे और लगभग पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इन्हीं राष्ट्रों की राजनीति कही जाती थी। लेकिन इस विश्व युद्ध ने इन सब इस सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया। जर्मनी हार चुका था। फ्रांस और ब्रिटेन ये दोनों आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर हो चुके थे। दूसरा परिणाम रहा अमेरिका और सोवियत संघ के रूप में दो महाशक्तियों का उदय हुआ। अमेरिका दुनिया का उस समय सबसे ताकतवर देश के रूप में उभरा और सोवियत संघ भी एक दूसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर करके आया। तीसरा इसका परिणाम रहा एशिया और अफ्रीका में नए देशों का उदय हुआ। 1945 के बाद आपको एक आंदोलन चला आत्मनिर्णय का अधिकार की, और इसके तहत हर राष्ट्र को ये कहा गया कि वो आत्मनिर्णय कर सकता है, कोई भी गुलाम बनाने की स्थिति में नहीं होगा।
ये नए देश इसलिए भी उभर रहे थे क्योंकि ये जो यूरोपीय सर्वोच्चता है ये समाप्त हो चुकी थी। मतलब था कि जिन लोगों ने ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी, इन राष्ट्रों ने जो एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रों को गुलाम बना रखा था, अब वो जो स्वयं ही तबाह हो चुके थे, तो अब उनमें ये क्षमता नहीं थी कि इन राष्ट्रों को गुलाम बना करके रखें। और इन राष्ट्रों में पहले से ही अपने आंदोलन चल रहे थे, जिसके कारण से इन राष्ट्रों को एक नए स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देनी पड़ी। भारत भी उनमें से एक था। आपको याद होगा 15 अगस्त 1947 को भारत उदय हुआ, इसी ठीक विश्व युद्ध के बाद। चलिए, चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में एक जन्म हुआ। माना गया कि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था अगर होती तो शायद विश्व युद्ध ना होता और भविष्य में भी विश्व युद्ध ना हो, इसलिए एक बनाया गया जिसको नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण घटना थी शीत युद्ध का उद्भव। शीत युद्ध यहीं से शुरू होता है जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। शीत युद्ध इन सारी घटनाओं का एक मिला जुला परिणाम था। अब आगे देखते हैं कि वाकई में शीत युद्ध है क्या। शीत युद्ध एक ऐसी अवस्था होती है जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य संबंध अत्यंत तनावपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन उनके बीच वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। तो इसका मतलब जैसे झगड़े होते हैं, धमकियां दी जाती हैं, उसी को ही हम शीत युद्ध कह सकते हैं। इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग अमेरिका के एक पॉलिटिशियंस या राजनीतिज्ञ थे जिनका नाम था बर्नार्ड बारुच। उन्होंने सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। बर्नार्ड बारुच और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, राजनीति विज्ञानी थे लिपमैन। इन दोनों ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया। लिपमैन ने इस शब्द को पॉपुलर बनाया। लिपमैन ने सबसे पहले अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनावपूर्ण संबंध उस समय थे 1945 के बाद, उसी को उसने शीत युद्ध नाम दिया और धीरे धीरे पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये शब्द प्रचलित होता चला गया। तो अब हम लोगों को समझना ये है कि शीत युद्ध वाकई में कोई युद्ध नहीं है, या ऐसा नहीं कि एक ठंडा युद्ध हो या ठंडे प्रदेशों में लड़ा जाने वाला युद्ध इसलिए से शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध का मतलब है एक तनावपूर्ण संबंध जहां ऐसा लगता हो कि युद्ध कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये शीत युद्ध होता क्यों है। जैसे ये आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि शीत युद्ध क्या था। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका का गुट है जिसको अमेरिकी ब्लॉक नाम दिया गया, दूसरी तरफ सोवियत संघ का नाम है। यहाँ लिखा हुआ है भूतपूर्व। भूतपूर्व का मतलब कि आज सोवियत संघ नहीं है, उसकी जगह पर रूस है। इसको सोवियत ब्लॉक कहा जाता था। इन दोनों के बीच में क्रिया और प्रतिक्रिया चलती थी। मतलब क्या था, दोनों के बीच में एक विरोध था। दोनों एक दूसरे की शक्ति को नियमित करने का प्रयास करते थे। शस्त्र दौड़ का मतलब था कि लोगों में इतना भय था कि हर कोई, चाहे अमेरिका हो चाहे सोवियत संघ हो, दोनों लगातार हथियार इकट्ठे करते थे। परमाणु शस्त्र का दौर था, मतलब कि हर देश अधिक से अधिक परमाणु बम बना लेना चाहता था ताकि आक्रमण की स्थिति में दूसरे देश को पूरी तरह से तबाह कर सके। और वाकई में यही शीत युद्ध की विशेषता है। ठीक है, आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि जब अगर शीत युद्ध में युद्ध होता नहीं तो होता क्या है। इसी चीज को हम समझते हैं। पहला बिंदु इसमें आप देख रहे होंगे ये है कि इसमें युद्ध तो नहीं होता, लेकिन युद्ध की संभावना हमेशा बनी रहती है। अभी मैंने आपको बताया 1947 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ऐसे ही संबंध बने हुए थे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि शीत युद्ध में जो भी देश संलग्न होता है उसको अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार करता रहता है। वो लगातार चाहता कि हमारी ताकत बढ़ती जाए, क्योंकि वो दूसरों से डरता है, अपना प्रभाव भी बढ़ाना चाहता है। तीसरी चीज़ आती है हथियारों की खरीदारी बढ़ जाती है। शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, खरीदारी बढ़ानी पड़ेगी। किसकी, हथियारों की, या नए हथियार बनाने होंगे। दोनों गुट ये सोचते थे कि ना तो उनके पास ऐसे हथियार हम बना लें जो उनके पास ना हो, और दूसरा गुट सोचता था हम ऐसे हथियार बना लें जो उनके पास ना हो। तो इस तरह से नए नए तरह के हथियार बनने शुरू हुए। और चौथी चीज़ें थी कि विरोधी देश एक दूसरे को धमकी देते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करते हैं, लेकिन युद्ध नहीं होता है। माहौल बनता है, लगता है कि युद्ध कभी भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक युद्ध होता नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न उठेगा शीत युद्ध शुरू ही क्यों हुआ। विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, कुछ राष्ट्र हार गए थे, मित्र राष्ट्र जीत चुके थे, उसके बावजूद भी ऐसा हुआ क्यों।
जब सोवियत संघ और अमेरिका दोनों एक ही गुट में थे तो फिर बाद में इन दोनों के बीच में इतना तनाव क्यों बढ़ गया? उसके भी कारण हैं। इसका पहला कारण है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मतभेद। इन दोनों के बीच में शुरू से अनेक चीज़ों को लेकर के मतभेद थे। कुछ शिकायतें सोवियत संघ को अमेरिका से थीं और कुछ शिकायतें अमेरिकी गुट को सोवियत संघ से थीं। विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड में सोवियत का हस्तक्षेप हुआ, अमेरिका ये नहीं चाहता था। उसी तरह से उत्तरी ईरान में सोवियत संघ ने अपनी फौजें लगाई थी, उसे वो हटाना नहीं चाहता था। उसी ऐसे ही देखा जाए तो सोवियत संघ भी अमेरिका से कुछ बातों को लेकर के नाराज था, तो दोनों में मतभेद था, जैसे परमाणु बम के निर्माण को लेकर के। इसमें क्या है कि अमेरिका ने जब पहली बार अणु बम का प्रयोग किया तो सोवियत संघ को बड़ा नागवार गुजरा। उसको लगा कि जब हम दोनों एक ही गुट में होकर के और मित्र राष्ट्र के रूप में लड़ रहे हैं तो इतने बड़े बम होने के बावजूद इसको इतना गोपनीय क्यों रखा गया और द्वितीय विश्व युद्ध को इतना लंबा क्यों खींचा गया? इसका प्रयोग पहले भी किया जा सकता था। और इस नाते भी लगा क्योंकि सोवियत संघ को सबसे ज़्यादा इस युद्ध में नुकसान हुआ था। ठीक है। दूसरा दोनों के बीच में मतभेद क्या था? दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। सोवियत संघ की विचारधारा और अमेरिका की विचारधारा अलग है। विचारधारा का मतलब है कि हर देश कुछ सिद्धांत बनाता है कि उन्हें किन रास्तों पर चलना है, उसके राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत होते हैं। अमेरिका भी उसी तरह से है और सोवियत संघ भी ऐसे ही कुछ सिद्धांतों पर काम कर रहे थे। ये क्या थे? ये आगे देखते हैं हम लोग। अमेरिका की विचारधारा कैसी थी? पूंजीवाद की विचारधारा। पूंजीवाद क्या कहता है? पूंजीवाद के अनुसार उत्पादन के सभी साधनों पर निजी नियंत्रण होना चाहिए। मतलब कि सरकार कम से कम काम करेगी और सारा काम कौन करेगा? निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनी। दूसरा है साम्यवाद। ये विचारधारा थी सोवियत संघ की। ये जस्ट ठीक उसका उल्टा है। वो मान के चलता है उत्पादन के साधनों पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। सरकारी नियंत्रण का मतलब है कि सारा काम सरकार करेगी, निजी कंपनियां कुछ भी ना करें। सोवियत संघ गुट का मानना होता है कि निजी गुट या साम्यवाद का मानना होता है कि जो निजी कंपनियां होती हैं वो लोगों का शोषण करती हैं, जबकि पूंजीवाद कहता है कि निजी कंपनियां व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाती हैं, नए नए नवाचार लेकर के आती हैं। और यही दोनों के बीच में मतभेद का मूल कारण था। और क्या है इसके बाद? क्यों शुरू हुआ? परमाणु बम की उपस्थिति के कारण। एक है, अगर शायद परमाणु बम का प्रयोग नहीं किया गया तो परमाणु बम का आविष्कार नहीं होता तो हो सकता है कि शीत युद्ध ना हो, ऐसा हो सकता था, संभावना थी। मतलब कि परमाणु बम के प्रयोग ने ही दोनों के बीच में मतभेद बढ़ाया और बाद में परमाणु बम के कारण ही वाकई में दोनों के बीच में तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ, बस शीत युद्ध ही बन करके रह गया। कैसे? देखिए, दोनों देशों के पास परमाणु बम की क्षमता आ गई थी। 1945 में अमेरिका ने और 2 से 3 साल के भीतर लगभग 1948 में सोवियत संघ ने भी परमाणु बम का आविष्कार कर लिया। इस तरह से दोनों गुटों के पास, अमेरिका के पास भी और सोवियत संघ के पास भी परमाणु बम की क्षमता आ गई। दोनों लगातार परमाणु बम को अपग्रेड कर रहे थे, बड़े बड़े बम, उससे ज़्यादा शक्तिशाली बम बनाते जा रहे थे। जब दोनों के पास परमाणु बम आ गया तो दोनों को असहनीय क्षति का डर हो गया। एक डरता था कि अगर हम युद्ध शुरू करेंगे तो वो परमाणु बम का अटैक मेरे ऊपर हो सकता है। दूसरा गुट भी सोचता था अगर युद्ध हम शुरू करेंगे तो हमारे ऊपर हो सकता था। तो दोनों गुट ये डरते थे कि अगर परमाणु बम का प्रयोग हुआ किसी भी युद्ध में तो दोनों को इतना ज़्यादा नुकसान होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। और यही सोच करके वाकई में वास्तविक युद्ध नहीं हुआ, केवल एक गुट दूसरे को धमकी देता रहा। अब जानिए, इसी को ही अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछ सकता है कि अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत में आपको लिखना है कि परमाणु बम की उपस्थिति के कारण जब दो गुट या दोनों गुट ये डरते हो कि उन्हें असहनीय क्षति हो सकती है और इसके कारण कोई वास्तविक युद्ध नहीं होता है, तो यही अवरोध और संतुलन का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए आगे और क्या कारण थे। एक महत्वपूर्ण कारण था दोनों महाशक्तियों के सैन्य गठबंधनों का निर्माण। जैसे जैसे दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता आगे बढ़ती गई वैसे ही हुआ क्या कि दोनों ने सैन्य गठबंधन बनाने शुरू किए। सैनिकों मतलब अलग अलग देशों का एक ऐसा गठबंधन जिसमें सैनिक सहायता दी जाती थी।
और ऐसा सबसे पहली बार प्रयोग किया अमेरिका ने बनाया एक सैनिक गठबंधन जिसका नाम था नाटो। अंग्रेजी में इसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न में आपसे इसका पूरा नाम पूछ सकता है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ध्यान में रखना है, अंग्रेजी में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। किस गुट का था ये? अमेरिकी गुट का था। इसका निर्माण कब हुआ? अप्रैल 1949 में, और इसमें 12 देश उस समय शामिल थे। बाद में इसमें देशों की संख्या बढ़ती गई है। ये क्या था? नाटो में जितने भी लोग शामिल हो रहे थे, एक पैक्ट पर हस्ताक्षर करके, एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके कोई भी देश शामिल हो जाता था। इसने अपने घोषणा पत्र में उल्लेख किया था कि अगर किसी भी देश के ऊपर आक्रमण होगा तो ये माना जाएगा कि पूरे नाटो के ऊपर आक्रमण हुआ है और सभी लोग मिल करके उसका प्रतिकार करेंगे। मतलब ये मान लीजिए इसमें एक छोटा सा देश कोई कुवैत शामिल हो गया, तो अगर कुवैत पर कोई भी आक्रमण करेगा तो बाकी ये माना जाएगा कि इन सभी 12 देश के ऊपर आक्रमण हुआ है, और इसलिए बाकी 12 देश मिल करके उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। ये क्यों अमेरिका ने बनाया था? ताकि सोवियत संघ के आक्रमण से अपने साथ लगे हुए देशों की सुरक्षा कर सके। और इसी डर के फलस्वरूप क्या किया, सोवियत संघ ने नाटो की तरह ही एक दूसरा संगठन बनाया जिसका नाम दिया वारसा संधि। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं वारसा पैक्ट। ये कब बनाया गया? 1955 में बनाया गया था। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि वारसा पैक्ट किस गुट का था? सोवियत संघ का। नाटो अमेरिका का। बनाया कब गया? अप्रैल 1949 में। और वारसा संधि कब की गई? 1955 में। नाटो और वारसा दोनों क्या हैं? एक सैन्य गठबंधन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी कल की कक्षा में हम लोग देखेंगे। इसकी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, और आपको जो पहले चैप्टर का पीडीएफ भेजा गया है उसको अब अगले जो हेडिंग्स होंगे उन 2 हेडिंग्स को पढ़ेंगे, जिसमें विश्व में दो ध्रुवीयता की स्थिति है और जो शीत युद्ध का दायरा है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहले चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम लोग इसमें से आपको जो चीज़ें समझ में ना आए वो लिख करके या किसी भी तरह से मुझसे पूछें। आप लगातार कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मुझसे पूछें जितना हो सकता है, और कोशिश ये करें कि आप ऐसा पूछें कि मुझे बताने के लिए पढ़ना पड़े, तो समझेंगे कि आपकी पढ़ाई सार्थक है। तो चलिए बार बार इसे देखिए, और आगे मैं आपको इस पे से कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप पूछिए, नीचे इसमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे फ़ोन द्वारा भी पूछ सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप के जरिए भी आप पूछ सकते हैं। मैं अब यहाँ से आपको प्रश्न देना शुरू करूँगा। कुछ बहुविकल्पीय तो लघु उत्तरीय और ऐसे प्रश्न भी आपको दूंगा जिन्हें आपको सॉल्व करके देना होगा। ठीक है, थैंक यू।